हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। और राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, और हिस्ट्री के अंदर भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे भाई। फर्स्ट ग्रेड की हम तैयारी कर रहे हैं। उस जर्नी में हम क्या पढ़ रहे हैं? पेपर 1 पढ़ रहे हैं भाई। इतनी बातें तो आपने सीख ही ली होगी। अगर इतना आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि कौन सा पेपर पढ़ रहे हो, पेपर 1 पढ़ रहे हो, 2 पढ़ रहे हो, वो तो बता दोगे। इसमें भी हमने स्टार्टिंग कर दी थी संधियों से। कुछ एक बातें हैं जो मैं आपसे ऐसी ओरली पूछता हूं, आप खुद कोई ओरली आंसर देना। मैंने आपको क्या ऐसा बताया था क्या कि मराठे जो है वो एक तरफ ज्यादा हो रहे थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज जो है उनको भी दिल्ली चाहिए, तो इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाइयां होनी तो स्वाभाविक सी बात है। जब किसी के रास्ते टकराते हैं और मंजिल सिर्फ एक को ही मिल सकती है, तब होता है वहां पे कंपटीशन। होता था भाई कंपटीशन। अंग्रेजों ने 1803 और 6 के बीच में जो झड़प हुई थी अंग्रेजों की और मराठों की, तब जरूरत पड़ी थी पहली बार भरतपुर की और अलवर की। पड़ी थी क्या? सितंबर में भरतपुर से और नवंबर में अलवर से बीए करा था भाई अंग्रेजों ने, ऐसा हमने कुछ देखा था। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा कि उस टाइम पे जब 1803 और 6 की संधियां हो रही थी, तब लॉर्ड हेस्टिंग्स यहां का जीजी था या लॉर्ड वेलेस्ली यहां का जीजी था? आप खुद से ही खुद को आंसर दे दो, मुझे मत बताना भाई, मुझे तो नहीं आता है। उसके बाद में 1817 में जरूरत पड़ी अंग्रेजों को, तब सबसे पहले करौली करता है, फिर उसके बाद में टोंक, कोटा, वो सारे के सारे मैं नाम आपको आज लिखा दूंगा, डरना मत बिल्कुल भी। और कौन से राजा है वहां पे उस टाइम पे, तो वो भी बताने पड़ेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। उसके अलावा हमने क्या देखा था कि 1823 के अंदर सिरोही जो है वो ये संधि कर लेता है इनसे, ये चीज हमने देखी थी। इतना सब कुछ आपको क्लियर है क्या? वो सारा का सारा हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। आगे हम बढ़ेंगे कि अब एक चीज देखते हैं कि हमने बोला ना चार्ल्स मेटकॉफ कौन है, जॉन मेलकम कौन है, वो सारी की सारी चीजें आपको शायद याद होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब देखिए ये राजस्थान की एक रफ सा मैप है भाई। इस मैप के अंदर मैं यहां कहीं बना देता हूं मेवाड़, जरूरत पड़ेगी जोधपुर बना दिया। यहां पे मैं कहीं बना देता हूं, मान लेते हैं बीकानेर। यहां पे मैं बना देता हूं भरतपुर। और क्या बनाऊं? कोटा बना दूं। लो, ये कोटा बना दिया। मैंने आपको बोला था कि कलकत्ते में कौन बैठा है? गवर्नर जनरल। अब एक चीज सोचो, संधि हो गई, इस चीज से बीकानेर वालों को अंग्रेजों से अगर कांटेक्ट करना पड़े तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा? गवर्नर जनरल का फोन नंबर लेगा क्या? ना। फोन नंबर नहीं लेगा तो कोई और तरीका, चिट्ठी लिखेगा क्या? ना। अगर गवर्नर जनरल को कोई इंफॉर्मेशन देनी हो कि जोधपुर वाले हम पे अटैक करने वाले हैं, तो वो सूचना जो है गवर्नर जनरल तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच जाए, उसका कोई ना कोई तो जुगाड़ करना पड़ेगा। और अगर बीकानेर रियासत से गवर्नर जनरल ने हाथ मिलाया है, तो बीकानेर रियासत को कुछ तो कहा होगा। जो सहायक संधियां है लॉर्ड वेलेस्ली की, उसके तहत क्या हुआ था वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपसे इतना डिटेल में। लॉर्ड वेलेस्ली 1817 से स्टार्ट करता है। 1803 और 6 वाली जो संधियां थी ना, वो नॉर्मल संधियां थी। सहायक संधियां, अधीनस्थ संधियां जो है वो यहां से स्टार्ट होती है भाई। सहायक संधियां आपको नहीं लिखना कुछ भी। एक बार अंग्रेजों ने क्या बोला था कि देखो मराठों से हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, आपको हमारा साथ देना है मराठों से लड़ने के लिए। ये तो एक डील हुई। अब हम क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं। फ्यूचर में आपके ऐसे कोई भी अटैक होगा, भले बीकानेर करे, जोधपुर करे, कोई किसी पे आपस में लड़ो या आपसे कोई बाहर वाला आके लड़े, तब लड़ाई कौन करेगा आपकी तरफ से? हम कर लेंगे। हम हमारी सेना यहां पे रख के जाते हैं। जैसे मान लो मैं अंग्रेज हूं, गवर्नर जनरल हूं, मेरा नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। मैंने बीकानेर वालों को बोला कि भाई ये काम करते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली है मेरा नाम, चलिए सहायक संधि उसी ने करी तो उसी के अकॉर्डिंग समझा देता हूं। मैंने बोला बीकानेर वालों को, देखो भाई तुम लोगों को मराठों से मैंने बचा लिया है, मैं तुम्हारा कितना करता धरता हूं। एक काम करते हैं, अब जोधपुर वाला, मेवाड़ वाला, कोटा, जयपुर, कोई सा भी आप पे अटैक कर देगा, उससे भी अगर बचना है तो एक काम करें ना यार, आपके यहां पे मैं मेरी एक सेना छोड़ जाता हूं। यहाँ पे बीकानेर की जितनी भी रियासत है उसके लिए उसके मतलब ऊपर एक सेना बिठा देता हूं, वो सेना रहेगी मेरी। वो सेना क्या करेगी? वो सिर्फ और सिर्फ आपका बाह्य आक्रमणों से ध्यान रखेगी, यानी कि वो सिर्फ डिटॉल साबुन की तरह काम करेगी। आपके इंटरनल मैटर्स को कोई मतलब नहीं है। आप किसको राजा बनाओ, किसको रानी बनाओ,
किसको अपना उत्तराधिकारी बनाओ, किसको मंत्री बनाना है, बीकानेर के अंदर कौन सा जिला आएगा, कौन सा नहीं आएगा, मतलब गांव आएगा, कौन सा नहीं आएगा, बीकानेर में अब कौन से कपड़े पहने जाएंगे, क्या नहीं पहना जाएगा, क्या होगा, वो सारे के सारे जितने भी आपके इंटरनल मैटर्स है वो सेना थोड़ी देखेगी। सेना का काम है सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करना। बीकानेर वालों को भी लगा भाई बहुत सही बात बोल रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी चीज है, हम कर लेते हैं, एग्री करते हैं। उन्होंने अंगूठा दिखा दिया, उधर से अंग्रेजों ने भी अंगूठा दिखा दिया कि हाँ ठीक है भाई। तो बीकानेर पे सहायक संधि के तहत, अधीनस्थ संधि जिसको कहते हैं, अधीन हो जाना, इन्होंने क्या कहा, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा कि आप अब से हमारे अधीन ही रहोगे, आप किसी से भी युद्ध करने जाओगे हमसे परमिशन लोगे, जोधपुर से लड़ना है हमसे पूछ के जाओगे, बाहर किसी से लड़ना है हमसे पूछ के जाओगे। क्यों? क्योंकि सेना तो हमारी जा रही है, हम ही तो सेना दे रहे हैं आप लोगों को, आप वाली सेना जो है उनको भी हमारी सेना में शामिल करा दो, सेना को हम संभाल लेंगे। कितनी शार्प मूव थी, कितनी मतलब ब्रिलियंट मूव थी इनकी। सेना इनके हाथ में आ गई, अब जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इनके अधीन। आपके इंटरनल मैटर से, राजनीतिक जो मामले हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको जोधपुर से राजी रखना है, राजी पर रखना है रखो, नहीं रखना है नहीं रखो, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, लड़ाई वड़ाई कहीं भी करने जाना है तो वो सारे की सारी जिम्मेदारी आप हमें दो। एक प्रकार से बीकानेर को अपने अधीन कर लिया। किसने कर लिया? अंग्रेजों ने कर लिया। ऐसे ही उन्होंने सबको अपने अधीन कर लिया। अब बीकानेर वाले की किसी से भी झड़प होगी तो वो किसको कांटेक्ट करेगा? गवर्नर जनरल को ही तो करेगा। लेकिन गवर्नर जनरल तक बात पहुंचे कैसे? 1 मिनट में पहुंचानी हो तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि बीकानेर में अंग्रेजों का कोई ना कोई एक लीडर बिठा दिया जाए जो कि बात किससे कर ले? गवर्नर जनरल से। तो उस काम के लिए एक बंदे को रखा जाता था जिसको कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट या पीए। हिंदी में भी इसका यही नाम प्रचलित है, पॉलिटिकल एजेंट। क्या होता है पॉलिटिकल एजेंट? ये बीकानेर स्टेट, मेवाड़ स्टेट, जोधपुर स्टेट या फिर कोई भी, इन सभी रियासतों के कोई भी मामले होंगे वो अंग्रेजों तक यानी कि गवर्नर जनरल तक, ब्रिटिश इंडिया के जो रूलर है उसके तक पहुंचाने का सबसे जल्दी से जल्दी माध्यम है ये। कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट जो है जहां पे रहता है वो है उसकी रियासत। ठीक है, अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि बीकानेर का पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, ऐसे अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट्स हुआ करते थे जो कि किसको संभालते थे? अपनी अपनी रियासतों के सेना को संभालते थे। अब देखो एक चीज और समझाऊं, यहां पे भी अंग्रेजों का पीए बैठा है, यहां पे भी पीए बैठा है, यहां पे भी पीए बैठा है, ये सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंट्स हैं। अब एक बात सोचो, जब पूरे राजस्थान से ही अंग्रेजों ने संधि कर रखी है, बीकानेर वालों की लड़ाई होगी मान लेते कोटा वालों से। अब अंग्रेजों ने बोला कि यार सल्टाओ इनका मामला, पॉलिटिकल एजेंट को बोला, पॉलिटिकल एजेंट ने बोला कि चल ठीक है सल्टा लेते हैं। उधर से कोटा वाले ने बोला कि यार बीकानेर वाला अटैक करने वाला है, तो किसको बोले? सेना का काम तो सारा का सारा अंग्रेजों के पास है, तो पॉलिटिकल एजेंट को बोला। पॉलिटिकल एजेंट ने बोला कि हाँ ठीक है सल्टाते हैं। अब दोनों के दोनों युद्ध के अंदर उतरे तो देखा इधर भी अंग्रेजों की सेना, उधर भी अंग्रेजों की सेना। अब अंग्रेज बावले नहीं है, पागल नहीं है वो बिल्कुल भी कि अपना एक भी सैनिक फालतू का मारा जाए, अपना एक भी पैसा इन इन जो रियासतों को बेवकूफ बना बना के संधियां करी है इनके ऊपर वेस्ट हो, बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऐसा काम। इससे अच्छा एक काम करते हैं ना, युद्ध के अंदर दोनों इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला कि यार इनको ना कैसे भी करके बावड़ा बना दो, इन दोनों की दोस्ती करा दो। तो यार उसके बीकानेर वालों को बोल दिया कि यार देखो यार कोटा वाले ने ऐसे गुस्से में बोल दिया था उस दिन, ऐसे बाकी दिल का अच्छा है यार, तेरी तारीफ कर रहा था, ऐसे बोला था यार उसके कपड़े बहुत जचते हैं यार, उसकी रानियां भी सुंदर सुंदर है और उसका राज्य भी बहुत अच्छा है। तो बीकानेर वाला भी ऐसे दो मिनट के लिए तो ऐसे सोचता फिर हंस देता है यार कि हाँ ठीक है, हाँ यार वैसे कोटा वाला बुरा तो नहीं यार, इतना ऐसे दिखने में ऐसे सुधा सा ही लगता है इंसान, तो चलो यार छोड़ो यार, आप कह रहे हो तो लड़ाई वड़ाई छोड़ते हैं, दोस्ती कर लेते हैं हम दोनों भाई भाई। इन दोनों की दोस्ती करा दी। अब बिल्कुल भी यहाँ पे लड़ाइयां नहीं होंगी क्योंकि चारों तरफ पॉलिटिकल एजेंट्स फैले हुए हैं, उनकी सेनाएं फैली हुई है, यानी कि ब्रिटिशर्स ही हर जगह है। लड़ने जाएगा कौन? ब्रिटिशर्स ही तो जाएंगे। बाहर वाले हाँ अगर मराठे अटैक करेंगे तो भाई लड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कोई भी आपस का कोई मामला हो तो लड़ाइयां क्यों ही होंगी? अब राजस्थान के अंदर लड़ाइयां नहीं हो रही है, तो जहां पे लड़ाइयां नहीं होती ना वहां पे रहती है शांति, और शांति में आदमी क्या बनता है? आर्टिस्ट। मतलब आप जब खुश होते हो तो ऐसे गाने वाने नहीं गाते क्या? आपका जो भी मतलब मन करता है वो चीज करते हो, फिर मतलब आप अपनी अंदर की कला को बाहर आने देते हो। उस टाइम पे जहां जहां पे लड़ाइयां नहीं होती है वहां वहां पे हमेशा ये देखना साहित्य, कल्चर तथा जो संस्कृति जो है, साहित्य, कल्चर और जो कला होती है, टैलेंट वगैरह, वो निखरता है, वो उभरता है। ये सारी की सारी चीजें किसके अंडर में होगी? पॉलिटिकल एजेंट। याद रखना पॉलिटिकल एजेंट एक अलग चीज है, गवर्नर जनरल एक अलग चीज है। तो सबसे पहले आप लिखना पॉलिटिकल एजेंट, पीए, पीए की हेडिंग लगाना। इसको रेजिडेंट भी कहते थे भाई। क्यों कहते थे?
जहां पे ये रहेगा या रेजिडेंट, सॉरी ये वाली स्पेलिंग रहने देना, रेजिडेंट कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई इसको रेजिडेंट? क्योंकि ये बीकानेर के अंदर रह रहा है, हम जहां पे रहते हैं ना, रेजिडेंस है हमारा, ये हमारा ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये है वो है, उस हिसाब से जहां पे वो रह रहा है वो उसका रेजिडेंस हो गया। इसलिए इसको लोकल लैंग्वेज में ये रेजिडेंट भी बोल देते थे कि भाई जैसे गवर्नर जनरल है, उसने फोन किया कि भाई बीकानेर वाले रेजिडेंट से बात करना यार, देखना देखते हैं जोधपुर वाले रेजिडेंट से बात करना, तो इसका नाम पॉलिटिकल एजेंट के अलावा एक और फेमस कौन सा है? रेजिडेंट। अब ये रेजिडेंट होते थे भाई। ये सारी की सारी खबर एक बार के लिए आप ना लिख लिया हो तो पॉलिटिकल एजेंट लिखना, पॉलिटिकल एजेंट या फिर रेजिडेंट लिख लो एक बार। रेजिडेंट या रेजिडेंट लिखना। अंग्रेजों द्वारा प्रत्येक रियासत में छोड़ा गया अपना एक प्रतिनिधि, प्रत्येक रियासत में छोड़ा गया अपना एक प्रतिनिधि पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहलाता था। The leader of Britishers in every state of राजस्थान, हर जगह होते थे भाई, राजस्थान की खास बात नहीं है, हर जगह पूरे इंडिया में। The leader of Britishers in every state was called as political agent। ये लीडर था भाई। अब एक बात सोचो, कितनी रियासतें हैं, बहुत सारी रियासतें हैं, 18, 19, 20 इतनी रियासतें हैं। अब सारों के अंदर कोई ना कोई मामला हो गया, तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंट जाके कान खाएंगे क्या? किसका कान खाएंगे? मतलब गवर्नर जनरल का कान थोड़ी खाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली। अगर मैं लॉर्ड वेलेस्ली हूं तो मैं तो दुखी हो जाऊंगी, भाई साहब कभी इसका फोन आता है, कभी उसका फोन आता है, सारे के सारे मुझे परेशान करते हैं। तो क्यों ना एक काम करें कि 20-30 जितने भी पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनके ऊपर भी एक आदमी बिठा दे जो उनको देख लेगा। इसको बोलते थे ये रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। ये रेजिडेंट ऑफ राजपूताना है, इन्होंने सबसे पहले तो बिठाया था दिल्ली के अंदर। फिर 1832 में इनको ये समझ में आया कि यार जब ये पॉलिटिकल ये रेजिडेंट ऑफ राजपूताना जो है राजस्थान के लिए बनाया गया है, तो ये राजस्थान में क्यों ना रहता, तो इसको राजस्थान के अंदर भेज दिया, अजमेर के अंदर इसका हेडक्वार्टर बना दिया। फिर बाद में अब आपको एक चीज समझनी चाहिए, एक तो इसको वहां पे भेजा और इसका नाम चेंज कर दिया एजेंट टू गवर्नर जनरल। मेरे पीछे आ रहा है गवर्नर जनरल, या फिर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म करूं तो एजीजी कह सकता हूं। ये जीजी बन गई भैया, समझ में? नाम देख लो, एजेंट टू गवर्नर जनरल। नाम से ही पता चल रहा है कि पॉलिटिकल एजेंट्स जो है पहले सारे के सारे मिलके दिमाग किसका खाते थे? गवर्नर का खाते थे, गवर्नर जनरल का। अब इसका गवर्नर जनरल का भी कोई ना कोई वो एजेंट बिठा देना तो ज्यादा बढ़िया है। तो अब हमने क्या किया, गवर्नर जनरल का भी एक एजेंट बिठा दिया जिसको बोलते हैं एजीजी। वो एजीजी जो है सारी की सारी खबर किसको दे देगा? जीजी को। तो पॉलिटिकल एजेंट्स करते हैं एजीजी एजीजी, और एजीजी करता है जीजी जीजी जीजी। तो ये इसकी बहन है, उसकी बहन है, ऐसी सी बातें हैं। तो आपको समझ में आ गई क्या बात? पॉलिटिकल एजेंट जो है वो सारे के सारे सारी की सारी खबर किसको देते हैं? एजेंट टू गवर्नर जनरल को। एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल की शांति है कि यार हाँ 20-30 लोग कान नहीं खाते, ये अकेला आके बता देता है कि यार इस बार वहां जोधपुर में ऐसे हुआ था, बीकानेर में इस बार थोड़ा सा ऐसे ऐसे माहौल था, वो लड़ लिए थे ऐसे एक दूसरे के, बाढ़ उपाड़ लिए थे ना एक दिन, लड़ के एकदम से, तो वो सल्टाया, ये किया वो। गवर्नर जनरल भी हाँ ठीक है यार संभाल ले तू अपने हिसाब से ना। तो ये सारी की सारी बातें किसके अंदर आती है? ये पॉलिटिकल टर्म्स भाई अलग अलग जो अंग्रेजों की है। सबसे पहले आपने लिख लिया था पॉलिटिकल एजेंट के बारे में। अब आप लिखना रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, he was the connecting link between PA and PAs लिख लो, PAs सारे के सारे PA है ना, PAs and गवर्नर जनरल whose headquarter was in Delhi। दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर था। एक सेकंड रुको भाई, ठीक है, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर था।
तो इंग्लिश हिंदी में लिखना रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। इसके बारे में लिखना यह गवर्नर जनरल तथा सभी पॉलिटिकल एजेंट्स के बीच की योजक कड़ी के रूप में कार्य करता था, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो हमारा फर्स्ट एजीजी कौन रहा था वो भी चीज पूछी जाती है आपसे। फर्स्ट एजीजी नहीं, सॉरी, रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, रेजिडेंट ऑफ, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था, राजपूताना। इस आदमी का नाम क्या है? इस आदमी का नाम है डेविड ऑक्टरलोनी। लिख लो, प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ राजपूताना डेविड ऑक्टरलोनी। भाई इसको नसीर भी कहते हैं, ये चीज भी लिख लेना। नसीर का मतलब है रक्षक, रखवाला एक प्रकार से। इसने ना एक बार मुगलों को बचाया था मराठों से, और धोती खोलने आ गए थे मराठे मुगलों की, लेकिन बचा लिया किसने? डेविड ऑक्टरलोनी ने। तो मुगलों ने इसको एक उपाधि दी थी नसीर। नसीर से ही बाद में नाम पड़ता है नसीराबाद, जो हमारे राजस्थान के अंदर छावनी है ना, वो इसी के नाम पे पड़ती है कि उस एरिया को मराठों से एक बार के एक टाइम पे डेविड ऑक्टरलोनी ने आबाद किया था, बचाया था, मुक्त करवाया था, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया। नसीर ने आबाद करवाई तो नसीराबाद, ऐसे करके। इतना सा तो आप लिख लो भाई। अब उसके बाद में नेक्स्ट लाइन लिखना, नेक्स्ट लाइन, लेटर ऑन in 1832 its headquarter was shifted to अजमेर। अब अंग्रेजों का मेन मुख्य अड्डा कौन सा है? अजमेर। पूरे टाइम तक राजस्थान में अगर उनका सबसे मेन अड्डा कौन सा रहेगा तो वो रहेगा अजमेर। Its headquarter was transferred to Ajmer and he was renamed as AGG, Agent to Governor General। लेटर ऑन को हिंदी में क्या लिखेंगे? लिख लो भाई, 1832 में इसका हेडक्वार्टर अजमेर स्थानांतरित कर दिया था, तथा इसका नाम बदलकर एजेंट टू गवर्नर जनरल कर दिया था। आगे से आप एजीजी लिखना है ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल कर दिया था। ठीक है, जब ये हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया गया था इसका, तब हमारा फर्स्ट एजीजी, इतनी देर ये कौन है? इतनी देर तो ये रेजिडेंट ऑफ राजपूताना है। तो फर्स्ट एजीजी कौन बनेगा? वो राजस्थान के अंदर आएगा, अजमेर के अंदर बनेगा। उसका नाम क्या है? अब्राहम लोकेट। आदमी का नाम भाई अब्राहम लोकेट। देखो कैसे रट सकते हो, एजीजी के अंदर भी ए आता है, अब्राहम के अंदर भी ए आता है, और ये कहां रहता है? अजमेर के अंदर रहेगा। तो आपके लिए आसानी रहेगी, एजीजी याद कर लो, उसका हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? अजमेर। पहला एजीजी कौन है? अब्राहम लोकेट। पहला रेजिडेंट ऑफ राजपूताना है डेविड ऑक्टरलोनी। तो लिख लो आप ये बात, लिख लिया क्या? फिर उसके बाद में ना 1845 के अंदर उन्होंने ये किया, अंग्रेजों से गर्मी सहन होती, इसी रीजन से तो वो राजस्थान आना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों से अब उनसे वो सहन हो नहीं रही गर्मी, तो उन्होंने क्या किया कि यार आबू शिफ्ट कर लेते हैं, काम करते हैं हेडक्वार्टर। अजमेर तो नहीं रहा जा सकता, आबू चलते हैं, ठंडी जगह, बढ़िया बारिश होती है। तो गर्मियों के टाइम पे ये मतलब इन्होंने पहले तो परमानेंट किया था अपना ट्रांसफर। फिर 1864 के अंदर इन्होंने भैया से गवर्नर जनरल ने फोन करके डांटा इनको कि भाई साहब ये क्या चक्कर है, बावड़े क्या आप, मेन आपको भेजा गया था अजमेर, हमारा मेन अड्डा अजमेर है, आप वहां पे रहते हो आबू के अंदर, तो एक काम करो आप सर्दियों के अंदर तो रह लेना अजमेर, और बाकी आप चले जाना माउंट आबू गर्मियों के अंदर बढ़िया से। तो 50-50
कि 50-50 टाइम तो आप रह लेना अजमेर और 50 टाइम रह लेना आबू। और आज भी ऐसे होता है, हमारे जो राज्यपाल महोदय जो हैं वो सर्दियों के टाइम पे तो रहते हैं कहां पे, जयपुर के अंदर। अब अजमेर थोड़ी रहेंगे, अब तो जयपुर रहना पड़ेगा, तो सर्दियों में तो रहते हैं जयपुर, और गर्मियों के अंदर वो कहां चले जाते हैं, अजमेर आबू चले जाते हैं। ये रिवाज ही बन गया भाई, है ना। तो आप लिखना 1845 में एजीजी का हेडक्वार्टर आबू सिरोही है ना, आबू सिरोही में, ब्रैकेट में सिरोही लिखना, आबू सिरोही में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे कालांतर में, याद आ गया मुझे, है ना, लेटर उनको कालांतर कहते हैं भाई, जिसे कालांतर में 1864 में 6 महीने आबू व 6 महीने अजमेर कर दिया गया था। 6 महीने आबू तथा 6 महीने अजमेर कर दिया गया था। In 1845, headquarter of AGG was shifted to Abu, ब्रैकेट में लिखना सिरोही, was shifted to Abu Sirohi, which was later on which was made 6 months in Abu and 6 months in Ajmer in 1864. 6 months in Abu and 6 months in Ajmer in 1864. ठीक है क्या, समझ में आ गई क्या बात आपको भाई? चलो एक पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है ये। इसका नाम है जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। तो आप एक हेडिंग लिखना पॉलिटिकल एजेंट, और फिर ऐसे लिखना कर्नल लगा लेना भाई, कर्नल जेम्स टोड, है ना। एक सेकेंड, ये कहां का पॉलिटिकल एजेंट था? सबसे पहली बात तो ये इंसान कहां का था? तो ये स्कॉटलैंड का था भाई। अगेन वही बात, यूरोप के अंदर पड़ती है ये जगह, अलग कंट्री है, इंग्लैंड नहीं है, स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड का ये आदमी है, ये पॉलिटिकल एजेंट बन के जाता है कहां पे? मेवाड़ के अंदर। तो ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनता है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, हर जगह अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट्स है, हर जगह अंग्रेजों की सेना है, तो वो आपस में क्यों लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे तो वहां पे कल्चर, साहित्य और क्या बोलते हैं उसको, आर्ट जो होगी वो फैलेगी भाई। तो वो फैलेगी, उसका फायदा हर कोई उठाएगा, उस गंगा में हर कोई नहाएगा। तो जेम्स टोड जो है, इस इंसान को इतना भयंकर शौक चढ़ा कि ये राजस्थान का इतिहास जानता था भाई, लोगों से सुनता था कि ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप हुआ करते थे, चंद्रसेन हुआ करते थे, उदय सिंह हुआ करता था, राणा सांगा ऐसे, है ना, जोध सिंह ऐसे, है ना, ये फिर अंग्रेजों के साथ में ऐसे संधियां कर ली थी, टोडरमल्लर ये वो, और इसको अलग अलग गणगौर के गीत सुना दिए, किसी ने ना शीतला माता की कहानी सुना दी इसको। तो इसको बढ़िया इंटरेस्ट आया इस आदमी को, इसने बोला यार भाई साहब हटाओ ये सारे व्यापार, मेरे को किसी चीज से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है राजस्थान की सारी कल्चर और हिस्ट्री जानने से। मैं सारा का सारा पुरातत्व जानना चाहता हूँ, कैसे इतने शानदार मृद भांड बनाए हैं, इतनी अजीबोगरीब पेंटिंग, खतरनाक ऐसे कृष्ण की पेंटिंग, है ना, 3D पेंटिंग्स बनती थी ऐसे युद्ध के अंदर, ऐसे लगता था जैसे युद्ध का ही कोई सीन देख रहे हो, कोई रियल फोटो देख रहे हो युद्ध की। ये तो दीवाना हो गया भाई साहब। अब उससे पहले एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि अंग्रेजों के आने से पहले कौन थे? मुगल या मुसलमान रूलर्स थे। उनके बिल्कुल नहीं जस्ते थे हमारे हिंदुओं के या फिर किसी भी अन्य धर्म के लोग। वो क्या करते थे? मंदिरों को तुड़वाते फुड़वाते थे, कल्चर को तहस नहस करते थे, किताबों को, साहित्य को जला देते थे। इन्होंने यही काम किए। लेकिन इधर फास्ट कौन है? फास्ट है जैन। एक तरफ आप इनके मंदिर तोड़ के जाते हो, सुबह शाम को वापस बना लेते हैं। तो इतने मंदिर बनाए मुगलों के बेस है क्या भाई साहब? बढ़ रहे, इनको छोड़ो, ये मानेंगे तो है नहीं, इनको बनाने दो। इनके तो ज्यादातर मंदिर आज की तारीख में भी आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेंगे ना, तो मिलेंगे जैनों के मंदिर, और इतने शानदार मंदिर है, एक बार के लिए तो आप कह दो मशीन भी नहीं बना सकती ऐसे मंदिर, जबकि कर सकती है, मशीन की तो सीमा ही नहीं होती। देखना आप कभी रणकपुर के जैन मंदिर देखना, इतने बढ़िया, इतने सुंदर, आप भौचक्के रह जाओगे कि यार ये इतनी जो शानदार वास्तुकला है वो सिर्फ ठुकाई पिटाई से करी है, छेड़ी हथौड़ी से, पॉसिबल नहीं है ऐसी चीज। तो जैनों का जो ज्यादातर है वो उधर जाता था कि जैसे मान लो मंदिर गया, मंदिर में जाके वहां पे शिलालेख पे पढ़ के आ गया
कि ऐसे ऐसे इतिहास है, ये फलानी चीज, यहाँ पे ये राजा हुआ था, इसने ये मंदिर की मूर्ति रखवाई थी, इसने युद्ध की जीत में ये किया था, वो किया था। अपने वाले राजा महाराजा ज्यादातर यही करते थे कि राणा सांगा ने फलाना युद्ध जीता, वहां पे वो कीर्ति स्तंभ बनवा दिया, वहां पे वो बनवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो आर्किटेक्चर में इसको इंटरेस्ट आता था, कहानियां सुन के आता था, है ना, कल्चर सुन लेता था। ज्यादातर पंडितों से ये ज्ञान मिलते थे इनको, और जैन पंडित ज्यादा थे, तो इसके गुरु भी बनते हैं यति ज्ञानचंद्र। जैसा नाम वैसे ही ये गुरु, यति ज्ञान चंद्र। तो ये कौन है? जेम्स टोड के गुरु है, ये जैन गुरु है ना। ये सारी की सारी इसको बढ़िया सी चीजें समझाते हैं। और वैसे ना ये जेम्स टोड जो है घोड़े के ऊपर बैठ बैठ के सारी की सारी चीजें देखता था। तो अपने वाले ये लोग तो हैं ही भी, देखो राजस्थान के लोग जो है रिस्पेक्ट देते हैं, तो बूढ़े लोग को क्या बोलते थे, अपने से बड़ी उम्र के लोग को क्या बोलते थे? बाबा बोलते थे। तो इसको लोग ज्यादातर ये बोलते थे कि घोड़े वाला बाबा है भाई साहब ये तो इसका नाम भी फेमस हो गया। क्वेश्चन भी पूछने लग गए एग्जाम के अंदर, घोड़े वाला बाबा कौन है? तो हमारा जेम्स टोड है। तो आप जेम्स टोड के बारे में कुछ एक बातें लिखेंगे, वो हम अब लिख लेते हैं। जेम्स टोड यह मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है। यह मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ही वॉज पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़। फिर टीचर लिखना, टीचर यति ज्ञानचंद्र, इंग्लिश में भी यति ज्ञानचंद्र, हिंदी में भी यति ज्ञानचंद्र। इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। कहेंगे कि सारा का सारा इतनी बुक्स लिखी है, आगे देखेंगे। इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। ही इज द फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। He is the father of history of Rajasthan. He is also called as घोड़े वाला बाबा। He is also called as घोड़े वाला बाबा। इसे घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। इसे घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। इसने भाई सबसे पहले राजस्थान के लिए वर्ड यूज किया, राजस्थान। He used term राजस्थान। He used term राजस्थान for the first time in his book Annals and Antiquities of राजस्थान। ये बुक थी 1829 के अंदर आई थी। फिर इसका एक सेकेंड एडिशन आया था 1832 के अंदर। तब तक इसकी डेथ हो चुकी थी, 1832 के अंदर इसने ना दूसरा एडिशन दिया था, और 1835 के अंदर इसकी डेथ हो गई थी इस आदमी की। भाई बताऊंगा इसके और ज्यादा डिटेल्स भी आपको बात बताऊंगा। ही यूज्ड द टर्म राजस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज बुक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक एनाल्स तथा एनाल्स व लिखना तथा नहीं, एनाल्स व एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। देखो नाम को पकड़िए, एनाल्स का मतलब होता है भाई, ऐसे ही नहीं है, एनाल्स का मतलब होता है हिस्ट्री, और एंटिक्विटीज का मतलब होता है पुरातत्व। पुरातत्व या आर्किटेक्ट, है ना, जो भी है। एंटीक्स जो है, पुरानी जितनी भी चीजें हैं, मतलब एक तरीके से ऐसे बोलते हैं ना यार, कोई भी चीज पुरानी हो चुकी है तो उसको एंटीक ही बोलते हैं, क्योंकि ये पुरातत्व के अंदर पुरानी है ना। तो एंटीक का मतलब है कि एक ही पीस बची है, वो इसी को एंटीक कहेंगे। मतलब कोई बहुत पुरानी चीज हो जो अब बननी बंद हो चुकी है, उसको कहते हैं एंटीक। तो ये एंटीक चीज थी, मतलब जितनी भी एंटीक चीजें राजस्थान की, उनकी सारी की सारी वर्णन इसने किसमें किया? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो एनाल्स का मतलब भी समझ में आ गया, एंटिक्विटीज का भी मतलब समझ में आ गया, लेकिन मुझे राजस्थान का मतलब समझ में नहीं आया भाई। आज तो आप देख के कह सकते हो हाँ राजस्थान एक स्टेट है यार, ऐसे वैसे ये है वो। भजनलाल शर्मा जी यहाँ पे रूल करते हैं, पहले अशोक गहलोत जी करते थे, है ना। अब पता नहीं कौन करेगा, इस बार फिर से कांग्रेस आएगी या फिर बीजेपी ही रहेगी, देखते हैं भाई। तो राजस्थान का मतलब हमें समझ में नहीं आया, तो इन्होंने समझाया कि डेटो मैं समझाता हूं आपको राजस्थान का मतलब। अगर मैं आपके सामने लिख दूं इसी बुक का एक और नाम, किसका नाम है ये? इसी बुक का नाम है। इस बुक का एक नाम और था कि सेंट्रल एंड
वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। हाँ, अब समझ में आया, राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब मुझे पूरी स्टोरी क्लियर होगी कि ये राजस्थान किसको बोल रहा है, सेंट्रल स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स। कौन सी स्टेट्स, राजपूत स्टेट्स। मैंने क्या बोला, सेंट्रल स्टेट्स, वेस्टर्न स्टेट्स, जो कि कौन सी होनी चाहिए, राजपूत स्टेट्स। एक बार के लिए इंडिया का एक अजीबोगरीब, जैसा भी मुझसे बनता है वैसा एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, जिसमें से हमें सेंट्रल पार्ट के अंदर जो जो राजपूत रूलर्स हैं उनकी बात करनी है, वेस्ट के अंदर जो जो राजपूत रूलर है यहां ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड क्या है, राजस्थान है। कौन सी बुक के अकॉर्डिंग, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आप इस बुक का दूसरा नाम भी लिख लीजिए। अगर आज वो राजस्थान एकीकरण के टाइम पे ये सारे के सारे लेते ना, तो उसके अंदर एमपी यूपी का पार्ट भी आता, बहुत सारा, गुजरात तो पूरा का पूरा आ जाता मुझे लगता है, और कुछ ना कुछ पार्ट महाराष्ट्र का भी आता। तो ये सारी की सारी चीजें हैं भाई, लिख लो, आप लिख लो जेम्स टोड के बारे में। इसकी बुक का नाम है, लिखना, दिस बुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, या फिर और लगा के लिखना सीधा ही, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। किसका नाम है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का ही दूसरा नाम। अब देखो टोड के साथ में दिक्कत क्या है, टोड, जेम्स टोड जो है बढ़िया से राजी राजी राजस्थान की सारी इतिहास लिख रहा है। अब पॉलिटिकल एजेंट ने या गवर्नर जनरल ने फोन किया जेम्स टोड को, या उससे भी पहले एजीजी ने फोन किया। एजीजी ने पूछा कि यार और बता जेम्स टोड, क्या हालचाल है, मेवाड़ रियासत के अंदर क्या चल रहा है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से ये वो। तो वो पॉलिटिकल एजेंट जो है जेम्स टोड जो है, एजीजी को बोलता है कि यार क्या लड़ाई झगड़ा यार, फालतू चीजों में नहीं, तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, ऐसे ऐसे ना मानना पड़ता है, आपने ऐसे ऐसे लड़ाई करी थी, ऐसे खदेड़ दिया था, वो खदेड़ दिया था। अब एजीजी सोचे यार ये क्या बोल रहा, बावड़ा हो गया क्या, मैं इससे पूछ रहा कुछ और हूं कि यार अभी कोई रियासत के अंदर कोई नोक झोंक चल रही है क्या, इंटरनल मैटर्स के अंदर क्या चल रहा है, किसको क्या बनाएंगे, वो उत्तराधिकारी बनेंगे, नया राजा कौन बनेगा, बताने यार, उससे कांटेक्ट करते हैं, अपनी जानकारी निकलवाते हैं, अपने वाले को लगाएंगे, ये वो चीजें। लेकिन ये जवाब क्या देता है, उल्टे उल्टे, कि तुमको पता है क्या, शीतलाष्टमी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को क्या आता है ना, चेट्टी चंड क्या है, ये सारी की सारी बातें करता था ये। उनको लगा यार बावड़ा गया है, तो बिल्कुल बावड़ा गया। उसने गवर्नर जनरल को फोन मिलाया कि यार जेम्स टोड से बात करना यार, एक बार देखना। तो उसने जेम्स टोड से बात करी। गवर्नर जनरल ने इस बार गवर्नर जनरल ने फोन करके पूछा, भाई साहब और टोड सर क्या हालचाल है आपके, पॉलिटिकल एजेंट हो ना आप तो मेवाड़ के। बोला हाँ बिल्कुल हूँ, मैं तो घोड़े वाला बाबा हूँ, मैं तो पॉलिटिकल एजेंट गया बाढ़ में, मुझे कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। तुम्हें पता है क्या राजस्थान के अंदर इतने इतने शूरवीर हुए हैं, ऐसी वैसी चीजें हुई। अब गवर्नर जनरल जो सुने, एक तरफ उसको मजा भी आया कि यार क्या बेहतरीन तरीके से बता रहा है, राजस्थान के लोगों को तो ऊपर हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया, ये इतनी इतनी बातें बता रहा है, इसको बता किसने दी, और ये किसी और को बोल देगा, अगर किसी लोकल राजस्थानी को बोल देगा तो उसमें जोश जाग गया, पर वो हमारे लोगों को भगा देगा। तो अगर कोई क्रांति व्रांति करके छोटी मोटी कोई झड़प हो गई तो उस चीज का डर लगता था उनको। तो उन्होंने क्या कहा कि यार टोड यार तेरी वाइफ बीमार है, तो एक काम कर गाँव चले जा थोड़े दिन। जेम्स टोड बोले यार ऐसे कैसे चले जाऊं गाँव, मेरी वाइफ ने पहले मेरे को थोड़े दिन पहले चिट्ठी भेजी थी, एकदम सब तंदुरुस्त है, मस्त है, ये वो, मौसम भी ठीक है अब तो, है ना। तो उसने तो मेरे को कुछ ऐसा बोला नहीं। टोड के फिर बाद में समझ में आ गई कि भाई साहब अपनी जो हरकतें हैं ना, राजस्थान से जो इतना प्रेम है, राजस्थान की जो क्रांति है, या राजस्थान के जो क्या बोलते हैं उसको, शूरवीर है, उनसे जो इतना लगाव है, वो कहीं ना कहीं इनको सही नहीं लग रहा। और मैं जिस जैसी बातें करता हूं, मैं लोगों को मोटिवेट ही करके आता हूँ राजस्थान के बारे में कि यार तुम शूरवीरों का खून है तुम्हारे अंदर, तुम ऐसे पागल कैसे हो रहे हो, तुम ऐसे इतने शिथिल क्यों पड़ गए, जोश दिखाओ यार, ये सारी चीजें। तो लोग मेरी बातें मानते भी हैं, तो कहीं ना कहीं उसको समझ में आ गया कि यार मैं जो चीज कर रहा हूं उससे अंग्रेजों के नुकसान तो है। तो फिर उसको वहां से पॉलिटिकल एजेंट को वहां से भगा देते हैं, शावर्स को लेके आते हैं, बाद में नया पॉलिटिकल एजेंट बनाएंगे, तो इसको हटाना है। लेकिन ये बंदा है सीधा तो जाएगा नहीं, ये बोले कि यार मैं आराम से जाऊंगा, मेरा ये घूमता फिरता जाता है भाई। और ये घूमता फिरता कहां जाता है, राजस्थान, इंडिया के पूरे पूरे वेस्टर्न स्टेट्स जो है ना उनके अंदर घूमता है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये सारी की सारी बातें ये लिखता जाता है अपनी एक डायरी के अंदर। ये घोड़े के ऊपर बैठा है, घोड़े के ऊपर सवार, सारी की सारी जगह पे जहां उसको मंदिर दिखा, माथा टेका, पंडित जी को पकड़ लिया, हाँ सुनाओ स्टोरी सुनाओ, हाँ मतलब जितना भी इंडिया का वेस्टर्न जो पार्ट है उसके अंदर सारी की सारी बातें सुन सुन के अपनी बुक के अंदर लिख रहा था। फिर 1835 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। इसके पोस्ट डेथ जो होता है इसको छपवाया जाता है। तो उसकी एक और किताब है जिसका नाम क्या है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये भी लिख लो आप, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया।
ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। लिख लिया होगा भैया आपने। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी रियासत ने कब कब संधियां करी थी, वो सारी की सारी बातें। तो कुछ एक आपने लिख रखी है भरतपुर अलवर वाली, उनको छोड़ो, अपन देख लेते हैं मेन करौली टोंक वाली। एक तरफ मैं इनके नाम लिख रहा हूं, फिर बाद में इनके रूलर्स को लिखूंगा। फिर उसके बाद में आता है जोधपुर, पूरा लिखना भैया आप, जोधपुर। फिर आता है उदयपुर, लो भाई मैं भी लिख देता हूं। फिर उसके बाद में लिख लो बूंदी, बूंदी के बाद में बीकानेर। 1803 में तो खाली दो ही करते हैं ना, भरतपुर और अलवर। फिर लिख लो किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद में लिखना जयपुर, जयपुर के बाद में लिखना प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में जैसलमेर लिख लो, डूंगरपुर लिख लो। फिर उसके बाद में लिखना आप बांसवाड़ा, बांसवाड़ा रुकना ही पड़ेगा भाई, इतनी जगह है मेरे पास में। बाकी की कुछ बची हुई जो नेक्स्ट पेज के अंदर लिखा दूंगा आपको। एक तरफ तो आपने लिखना है ऊपर रियासत, ठीक है, रियासतों के नीचे लिखना करौली, टोंक, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, ये सब सब। इधर ऊपर दूसरी साइड में लिखना शासक, शासक या फिर रूलर्स। यहां पे करौली का जो रूलर था जिसने संधि करी थी अंग्रेजों के साथ में, चार्ल्स मैटकॉफ के साथ में करी थी इसने, उस आदमी का नाम क्या है? हरबख्शपाल, हरबख्शपाल सिंह, ठीक है। टोंक का राजा था अमीर खां, अमीर आदमी है भाई। कोटा का राजा है उम्मेद सिंह, फिर जोधपुर का राजा है मान सिंह, जो सिरोही को अपना बता देता है, ये भी लिख लो। उदयपुर का है भीम सिंह, ठीक है, भीम सिंह लिख लो। उसके अलावा बूंदी का है विष्णु सिंह। ये राजाओं के नाम भाई, मैं आपको बताता हूं एक बार के लिए, पहले तो आप लिखो। बीकानेर का है सूरत सिंह, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो। किशनगढ़ का है कल्याण सिंह, जयपुर का है जगत सिंह सेकंड। इसका उदयपुर वाले जगत सिंह से कोई लेना देना नहीं है। प्रतापगढ़ का नाम है, आदमी का नाम है सामंत सिंह। फिर जैसलमेर का आदमी जिसका नाम है मूलराज, मूलराज द्वितीय सेकंड। डूंगरपुर का है जसवंत सिंह। डूंगरपुर में कौन गया था? चार्ल्स मैटकॉफ गया था, जॉन मेलकम गया था, जॉन मेलकम गया था भाई। जसवंत सिंह, और ये भी है सेकंड। बांसवाड़ा के अंदर जो था उसका नाम फिर से उम्मेद सिंह। ये तो एक बार राजा लिखो आप। इसके बाद में इनकी क्या लिखो, डेट लिखो, कब कब इन्होंने क्या किया था। तो सन या तारीख लिखना। हरबख्शपाल के साथ में कब किया था अंग्रेजों ने? 9 नवंबर को 1817 में। इसके बाद में 15 नवंबर को 1817 में। आपको बस लिखते चलना है जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं। 26 नवंबर 1817 में करौली, कोटा, बीच में एक टोंक भी है, ठीक है। जोधपुर करता है 1818, यानी कि 6 जनवरी 1818। फिर ये 13 जनवरी को करता है, ठीक है। विष्णु सिंह करता है कब? 10 फरवरी को। सूरत सिंह करता है 21 मार्च को 1818। कल्याण सिंह करता है 7 अप्रैल को। कल्याण सिंह के बाद में जगत सिंह करता है 15 अप्रैल को। फिर सामंत सिंह करता है 5 अक्टूबर को। फिर मूलराज करता है 1 दिसंबर को।
लिखो एक बार के लिए, तो आप डरना बिल्कुल नहीं है अपने को। उसके बाद में जसवंत सिंह करता है 11 दिसंबर को, और उम्मेद सिंह कर लेता है 25 दिसंबर को। इन सब के सामने हमें क्या लगा रहा है, 18-18। देखो अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मुझे ऐसे हो जाए कि यार पूछना है बच्चों से, तो मैं मेनली तो कोशिश करूंगा फेमस फेमस वाले पूछने की। फेमस कौन सा हो सकता है, करौली कोटा हो सकता है, जोधपुर हो सकता है, उदयपुर हो सकता है, बूंदी इतना खास नहीं है, टोंक भी हो सकता है भाई, वैसे टोंक के अंदर मुस्लिम रियासत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी यूनिक चीजें पूछी जाए यार बच्चों से। फिर मेरे जैसे यार जयपुर का पूछ सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े नाम जो आपको दिख रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसे सोचूं कि यार इतनी डेट कौन याद रखेगा, 9 नवंबर, 15 नवंबर, 26 नवंबर। ये तो देखो सीक्वेंस में इसलिए लिखवा दिया मैंने, मेन तो ध्यान रखना ईयर। 1817 के अंदर किसने किसने करी थी, करौली, टोंक और कोटा, 3 ने करी थी। इससे पहले भरतपुर अलवर वाले कर गए थे, और लास्ट में आगे वाले ये कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ना सीक्वेंस ध्यान में रखोगे ना, कि जनवरी के अंदर 2 आ रही है, जोधपुर उदयपुर आ रही है, फिर फरवरी के अंदर सिर्फ एक ही आ रहा था, मार्च के अंदर एक आ रहा है, अप्रैल के अंदर 2 आ रहे हैं, अक्टूबर के अंदर एक आ रहा है, दिसंबर के अंदर 3 आ रहे हैं। तो इससे क्या आपको थोड़ा सा एक सीक्वेंस बनेगा, और आपको ना बाद में चीजें थोड़ी सी इजीली याद जाएगी। आपको करना क्या है, नवंबर के अंदर 2 जने कर रहे हैं, 3 जने कर रहे हैं, सॉरी 18-17 में कर लेते हैं तो भाई हो गया याद। फिर जनवरी के अंदर 2 जने कर रहे हैं, फिर फरवरी में 1 है, मार्च में 1 है, अप्रैल के अंदर 2 है, अक्टूबर के अंदर 1 है, दिसंबर में 3 है ना। तो इतना डिटेल में कोई नहीं पूछा जाएगा कि 7 अप्रैल 1818 के अंदर कल्याण सिंह कहां का राजा था जिसने करी थी। वो आपसे ये पूछेगा कि किशनगढ़ के कौन से शासक ने कब संधि करी थी, तो पूछेगा कल्याण सिंह और अप्रैल 1818 या फिर 1818, इतना ही पूछेगा, डरने की जरूरत नहीं है। इतना देख लिया तो 2-3 एक स्टेट और देख लेते हैं। बांसवाड़ा के बाद में सिरोही, एक सिरोही देख लेते हैं। फिर लास्ट में एक नई स्टेट बनी थी झालावाड़, उससे भी संधि करी थी भाई इन्होंने। तो झालावाड़ जो है वो डायरेक्टली तोड़ के बनाया था अंग्रेजों ने भाई, अलग से नहीं था कोई स्टेट, नया स्टेट बनाया था उन्होंने। तो उसके साथ में शिव सिंह शासक था यहाँ का, और यहाँ का मदन सिंह। अंग्रेजों ने झालावाड़ बनाया था कोटा के 2 टुकड़े करके। तो झालावाड़ का जो नया शासक होगा वो अंग्रेजों की सुनेगा सारी की सारी। तो उससे ऑलरेडी संधि हुई हुई है, तो जिस दिन वो बना था उसी दिन से संधि मान ली, बस इतनी सी बात है। इसके बारे में लिखना है 11 सितंबर। तो शिव सिंह गया था अंग्रेजों के पास, भाई साहब संधि नहीं करते हो यार आप मुझसे। ये 10 अप्रैल को करता है 1838 में। 1838 में झालावाड़ नई स्टेट बनती है, और उसके साथ में संधियां हो जाती है। एक बार के लिए आप ये देख लो, इधर से ये संधियां देख लो, इधर से ये संधियां देख लो, ठीक है। हाँ भाई, अब आप हेडिंग डालना मेरे कहने से 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑफ 1857 राजस्थान के विशेष संदर्भ में देखना है हमें, तो राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं। 1857 की क्रांति भाई, ठीक है। एक चीज समझते हैं उससे पहले, क्रांति और आंदोलन में फर्क क्या है। आपकी घर वालों से लड़ाई हो गई और आपने घर वालों को बोल दिया जाओ खाना नहीं खाता, 2-3 दिन खाना नहीं खाऊंगा, मेरे को आपने मोबाइल नहीं दिलाया नया, मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक नया मोबाइल नहीं मिलेगा। अब अगर घर वाले सीधे हैं तो वो आपको सीधा कर देंगे कि मत खा, 3 दिन मत खा, 4 दिन मत खा, भूख लगेगी अपने आप खाएगा। या फिर मान लेते हैं कि घर वालों ने आपकी जिद मान ली, आपके कहने से घर वालों ने आपको मोबाइल दिला दिया, एक छोटी सी क्रांति हुई। एक छोटे स्तर पे एक छोटा सा ऐसे ना आपने एक वो किया कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, घर वालों ने पूरी कर दी, आपने जो भी जिद करी थी उसके अकॉर्डिंग, उस चीज को कहते हैं आंदोलन। या फिर आपने कसम खा ली कि इस बार तो मैं आईएएस क्रैक करूंगा,
हालांकि आपके 10th के अंदर 56% है, 12th के अंदर भी 50% है, फिर भी आपने कह दिया कि मैं क्या करूंगा, आईएएस की तैयारी करूंगा और आईएएस बनूंगा, और आप लिटरली में आईएएस बन जाते हो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्टी दे दो। आप बन गए आईएएस और फिर बाद में आपने पूरे देश को सुधार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया ना, काया पलट कर दिया। उस चीज को कहते हैं एक प्रकार से क्रांति। तो आपको मोटा मोटा समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आंदोलन उसको कहते हैं जब हम कोई छोटी मोटी एक्टिविटी करते हैं और उससे छोटे मोटे रिजल्ट्स निकल जाते हैं, अपन खुश हो जाते हैं, बस बात खत्म। क्रांति वो चीज होती है जिसमें एक बहुत ही बड़ी तो स्केल पे होती है, दूसरी बात उसके अंदर कोई आने वाला जो परिवर्तन है उसकी वजह से वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि आगे की चीजें डिसाइड होती है। उस चीज को तो कहते हैं क्रांति, इसको कहते हैं आंदोलन। कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप मुझसे पढ़ते हो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कुछ ऐसा आए जो औरों को ना आए, ठीक है? और आपको पहले से जो कुछ आता है जो औरों को नहीं आता है उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, ठीक है भाई। 1857 की क्रांति लिखेंगे सबसे पहले। अब ये क्या चीज है, क्या समस्या है, इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया लेते हैं। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, इतिहास को पढ़ने के लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं हम। किसी भी घटना को पढ़ने के लिए घटना क्यों हुई थी उसके कारण देखे जा सकते हैं, फिर घटना से जो परिणाम वो देखे जा सकते हैं। आपने खाना नहीं खाया 3-4 दिन, क्या कह सकता हूं मैं, क्या कारण रहे होंगे कि आपको मोबाइल चाहिए था, आपको फोटोज लेनी थी, आपको रीलें बनानी थी, आपको अजीबोगरीब डांस करना था, इसलिए आपने क्या किया था, एक आंदोलन कर दिया था, क्रांति कर दी थी कि खाना नहीं खाऊंगा। तो खाना न खाना क्या है, एक क्रांति का रूप है, लेकिन रीजन क्या है उसका, मोबाइल चाहिए, वो कारण हुआ। अब परिणाम क्या है, आपके घर वालों ने आपको सूंत दिया, बेल्टों से मारा, डंडों से मारा, रैप्टों से मारा, या फिर आपके घर वालों ने आपको मोबाइल दिला दिया, ये इसका रिजल्ट है। तो किसी भी चीज की घटना के कारण और वो घटना कैसे घट रही है, वो सारी चीजें और उसके जो परिणाम है वो सारे के सारे पढ़ने हमें। तो आप सबसे पहले 1857 की क्रांति में लिखना रीजंस ऑफ रिवोल्ट, क्रांति के कारण, घटना के कारण, या क्रांति के कारण लिखना, क्रांति के कारण। कारण हम पढ़ेंगे पहले, इसको नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट एवर कारण जो है वो लिखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण को मैं इंग्लिश में कह सकता हूं पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल कॉजेज या पॉलिटिकल रीजंस कह सकते हैं इसको सिंपली भाषा में। देखो, अंग्रेजों ने जब संधियां करी थी ना, ये जो अधीनस्थ संधियां हैं, सहायक संधियां हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की, ये संधियां अंग्रेजों से इसलिए करी थी ताकि वो हमारी सेना को मतलब संभाल सके। हम बदले में उनको सिर्फ पैसा देंगे, वो हमारी सेना संभालेंगे, हमें सुरक्षा देंगे, हमारी किसी से लड़ाई होगी तो लड़ाई करने जाएंगे। इतना सा काम दिया था, इतना सा ही दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उस वजह से हम दुखी हो गए। हमने क्या कहा था अंग्रेजों को कि विदेशी मामले देख लो आप, लेकिन आंतरिक मामले में उंगली मत उठा देना। विदेशी मामले कौन से हो गए कि भाई किससे लड़ाई करनी है, किससे बचाना है, किसके साथ में व्यापार करना है, किसके साथ में नहीं करना है, वो सारी की सारी तो आते हैं विदेशी मामले। आंतरिक मामले कौन से आते हैं कि मान लेते हैं कि मैं राजा हूं और मेरा जो पुत्र होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। मेरे 10-15 पुत्र हैं भाई साहब, पहले वालों कितने होते थे, उनमें से किसको राजा बनाया जाता है, इन जनरल सबसे बड़ा जो होता है उसको बनाया जाता है। पर कई बार बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला बेलखना होता है, या उसकी डेथ हो जाती है, या फिर कोई भी और रीजन से राजा को वो पसंद नहीं है, राजा को कोई और पसंद है, अपना राजा बेटा कोई और लगता होगा उसको, तो उसको अपने हिसाब से बनाना है। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज कोई सीधे सीधे हाथ से घी थोड़ी निकालने आए थे, उनको तो पूरा का पूरा डब्बा ही उल्टा करना था और उसके नीचे आग लगानी थी, लापा लापो लगाना लापो, तो वो काम करने थे उनको। तो वो सीधे सीधे कैसे बैठ जाए। अब ऐसे सोचो ना, आप अंग्रेजों की दृष्टि से सोचो, अगर आप अंग्रेज होते, आप एक ऐसे राजा को बिठा दो जिससे आपकी बहुत शानदार बनती है, उससे क्या होगा कि उस पूरी रियासत में आपकी ज्यादा चलेगी। आपको जितना टैक्स बढ़ाना है राजा राजी खुशी बढ़ा देगा कि हाँ, आपकी सेना के लिए पहले 1.5 लाख रुपए मिलते थे मंथली, अब मैं आपको 2 लाख रुपए दिलवा देता हूं, तो आपके तो मजे हो गए ना। तो अंग्रेज क्या करते थे, ऐसे लोगों को मैनिपुलेट। और ऐसे भी ना, आपको पता ही है कि कोई अपने को ज्यादा पढ़ा लिखा लगता है ना, तो लगता है कि यार ये ज्यादा समझदार है, अपने से कोई अलग पढ़ा लिखा हुआ होता है। अंग्रेज थे भाई साहब, अंग्रेजी बोलते थे, अपने तो अंग्रेजी पल्ले ही नहीं पड़ती थी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए थर्स्टी करो, इतने इससे ज्यादा कभी आगे बढ़े ही नहीं जिंदगी में। या फिर टू द हेडमास्टर कर लिया,
वो सारी की सारी अंग्रेजी झाड़ते हैं, तो वो हमें स्मार्ट लगते हैं। हम हमारे आंतरिक मामलों में अपने आप ही उनको कहने लग गए थे कि यार ऐसे ना यार, वो ऐसे, मेरा बड़े वाला बेटा तो काम का नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ यार छोटे वाले को बना देता हूँ, छोटे वाला तो मेरे को पसंद भी है और मेरी वाइफ भी राजी हो जाएगी तो बढ़िया है। अंग्रेज कहते थे नहीं यार, छोटे वाला नहीं है काम का, छोटे वाला बन जाएगा ना तो समाज तू करेगा, ये करेगा, सबसे बड़े वाले को बनाओ, वो ये सबसे काम का। आपको लग रहा होगा अभी तो जिम्मेदारी नहीं है इसलिए थोड़ा सा ऐसा बेवकूफ लगता है, लेकिन जब जिम्मेदारी सर पे पड़ेगी तब वो बहुत जिम्मेदारियां निभाएगा। अब अंग्रेज इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हैं सबसे बड़े वाले की? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की बहुत अच्छी बनती है बड़े वाले से। अब बड़े वाला राजा बन गया तो पहले वाला राजा तो गया, अब पूरे की पूरी रियासत के अंदर कोई से भी मामले हो, मंत्री किसको बनाना है उसके अंदर भी यार, जैसे मान लो अंग्रेजों को कोई मंत्री पसंद ना करे, मान लेते मैं मंत्री हूं, आप मंत्री हो, मान लेते हो आप अंग्रेजों को पसंद नहीं करते, उसको मैं हटवा देता हूँ आराम से। क्या राजा को बोल दिया कि यार ये हटाने यार, फालतू है ये, मतलब हमसे चिढ़ता है बेमतलब का, हम मतलब सेना संभालते यार पूरी की पूरी, हमसे चिढ़ता है, उसको हटवा दिया। फिर ये कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो गए भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था आपको। फिर दूसरी बात, किसको राजा बनाना है, वो बनाना है, वो सारी की सारी चीजें भी आप कर रहे हो। इन सब चीजों से, अंग्रेजों की इन हरकतों से, ये पॉलिटिकल रीजन ही तो है कि भाई राजनीति के से रिलेटेड तो मामले हैं ये, कि भाई किसको मंत्री बनाना है, किसको उत्तराधिकारी बनाना है, किसको ना राजा बनाना है, किसको हटाना करना, ये बातें थोड़ी करते थे कि आज कड्डी मंगोड़ी बनेगी, आज ना राबड़ी बनेगी, आज खिचड़ी बनेगी। उन सब चीजों से, उन चीजों को आंतरिक मामले नहीं कहते, है ना। तो आंतरिक जो राजनीतिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप करते थे। साथ साथ में एक चीज और समझना, देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, एक तो धौलपुर, ये एक रियासत थी, एक है टोंक और एक है झालावाड़, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था। तो देखो धौलपुर के अंदर सिंधियों का कंट्रोल था, राजस्थान के अधीन नहीं आता था, ग्वालियर के लोग जो थे उनका कंट्रोल था। अब सिंधी होते हैं मराठे, अंग्रेजों की मराठों से बनती नहीं है, तो धौलपुर वालों को, धौलपुर वाले रीजन को अंग्रेजों ने किससे मुक्त कराया? सिंधियों से मुक्त करवा दिया। अब भाई धौलपुर वाले के पास में कौन पड़ता है? सवाई माधोपुर पड़ता है, अलवर पड़ता है, भरतपुर पड़ता है। अब वो ऐसे ना ऐसे ऐसे मतलब ललचाई हुई नजर से देख रहे हैं कि यार काश यार अंग्रेज, अपन ने सबसे पहले संधि करी थी 1803 में कर ली थी, क्या पता यार अपने को ये धौलपुर दे देगा राजा, मतलब अंग्रेज जो अपने को धौलपुर दे देंगे तो अपना तो रियासत बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, ना 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 ना, धौलपुर वाला रीजन पकड़ के धौलपुर नाम की एक रियासत ही बना दी 1806 के अंदर। ला भाई साहब, इस चीज से गुस्सा किसको आएगा? धौलपुर वाले रीजन के लोगों को गुस्सा आएगा कि यार हमें तो भरतपुर पसंद था, हम तो भरतपुर के हैं। किसी को बोलेगा, कोई बोलेगा हम तो अलवर वाले के टच करते थे, अलवर पसंद है हमें, तो गलत बात है यार, सवाई माधोपुर पसंद था, हमें तो सवाई माधोपुर में मिलना था। तो लोगों के हम कारणों में क्या देखेंगे, कौन से ऐसे ऐसे रीजन है जिनसे हमारी अंग्रेजों से, मतलब ऐसे अंग्रेजों का नाम सुनते इसे गुस्सा आ जाए, तो इस रीजन से गुस्सा आ सकता है। देखो सेम चीज टोंक के अंदर होती है। टोंक के अंदर क्या है? टोंक के अंदर मराठों का राजा, इंदौर का एक राजा है जसवंत राव होलकर। जसवंत नहीं लिखना आपको कुछ भी, जसवंत राव होलकर, इसका राज था भाई। ये टोंक, टोंक वाला एरिया कहां पड़ता है आपको पता है? राजस्थान के अंदर। अगर राजस्थान का कोई मैप बन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, उधर ही समझा देता हूं आपको। हाँ, जैसे यहां कहीं इस एरिया के अंदर टोंक पड़ता था। ये जयपुर के भी टच में आता है, ये कोटा वालों के भी टच में आता है ना, सबके टच में आता है। मेवाड़ वालों को लगता है कि हमें मिल जाए तो बढ़िया है। तो ये किस चीज की जांच में थे कि यार अंग्रेज क्या करेंगे, ये जसवंत राव होलकर जो है इसको हटा देंगे यहां से। जसवंत राव होलकर को तो हटा देंगे और हमें सौंप देंगे। मेवाड़ वाले देख रहे हैं हमें सौंप दे, जयपुर वाले सौंप रहे हमें सौंप दे, और उधर बैठे भरतपुर अलवर हंस रहे हैं कि भाई साहब हमारे साथ भी गलत किया था, तुम लोगों को थोड़ी छोड़ेंगे। अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था अमीर खां पिंडारी। वही अमीर खां जो अभी हम देख रहे थे पिछली स्लाइड में, पिंडारी। ये अमीर खां पिंडारी जो है ये सेनापति किसका है? इंदौर का, जो जसवंत राव होलकर है उसका। अंग्रेज सॉरी इसको कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करके क्या करते हैं कि यार अमीर खां तू कहां सेनापति बनते फिरता है यार, तेरी बॉडी शॉडी देख बैंकर, तू 10-15 आदमियों को एक साथ लपेट सकता है। तुझे काम करते हैं टोंक की रियासत दिला देते हैं, राजा ही बना देते हैं टोंक का। बोलते यार बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जसवंत राव होलकर तो मेरा राजा यार, उसके साथ में कैसे? अरे दगाबाजी कर जा, कुछ फायदा नहीं है। अंग्रेजों की वैसे भी थी फूट डालो और राज करो वाली नीति। अब अमीर खां पिंडारी जो है तैयार हो गया अपने राजा को धोखा देने के लिए, और वो करता भी ऐसा ही है। टोंक से किसको फरार करा दिया जाता है? जसवंत राव होलकर का राज्य समाप्त कर दिया जाता है, और 1817 के अंदर, सॉरी 7 के अंदर नहीं, मिट जा भाई,
1817 के अंदर टोंक का नया राजा, नई रियासत कौन सी बना देते हैं? टोंक। और वहां का नया राजा कौन बनता है? अमीर खां पिंडारी। समझ में आई बात? और वो लिखा भी हमने नवंबर के अंदर। कौन से नवंबर के अंदर? 15 नवंबर 1817। नहीं देखा था क्या भाई? इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो मेरी भी नहीं है। ये देखो 1817 के अंदर ही तो हो रहा है। तो ये संधि किसने कर ली? अमीर खां पिंडारी ने उसके साथ में कर ली। इसके अलावा झालावाड़ की और कहानी सुनो। कोटा रियासत थी अलग से, और 1838 में, मैं हिस्ट्री में बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में, जालिम सिंह झाला के जो पोते हैं मदन सिंह, उसको राज्य सौंप दिया नया झालावाड़ बना के। तो इस चीज से भी कौन नाराज होगा? हम नाराज होंगे, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध नाराज होंगे, अंग्रेजों से मतलब डिससेटिस्फाइड होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? पॉलिटिकल रीजन है ये, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का, 1857 की क्रांति छेड़ देने का। तो आप सबसे पहले लिखना राजनीतिक कारण या फिर पॉलिटिकल रीजंस, उसमें लिखना संधि के अनुसार अंग्रेजों को केवल विदेशी मामलों का हक था, विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करने का हक था, परंतु वे निम्न आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे, परंतु वे निम्न आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे। अकॉर्डिंग टू द treaty, Britishers only had rights on RIGST है ना, rights on external matters या external affairs, but they used to interfere in the internal matters also, interfere in the following internal matters also। तो वो कौन से थे लिखना आप। पहला लिखना, पहला पीए पॉलिटिकल एजेंट, रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। पॉलिटिकल एजेंट यूज्ड टू interfere in the internal matters of the state। Political agent used to interfere in the internal matter of the states। PA used to, पॉलिटिकल एजेंट राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया करता था। सेकंड पॉइंट लिखना, पॉलिटिकल एजेंट उत्तराधिकार मामलों में भी हस्तक्षेप किया करता था। यूज्ड टू इंटरफेयर इन द succession related matters of the state, फिर थर्ड लिखना, थर्ड पुरानी रियासतों को तोड़कर निम्न नई रियासतें बनाई। धौलपुर लिखना, आफ्टर ब्रेकिंग द original states, Britishers formed following new states। धौलपुर के बारे में लिखना 1806, टोंक के बारे में लिखना 1817, झालावाड़ के बारे में लिखना 1838। ये सारी की सारी बातें किसके अंदर आ जाएगी? राज्य के राजनीतिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप। अब हम आगे भी और देखेंगे कैसे कैसे मामले देखेंगे, रिलीजियस मामले देखेंगे, सामाजिक मामले देखेंगे, है ना, डलहौजी की भी नीति देखेंगे, हमारे लॉर्ड वेलेस्ली की भी नीति देखेंगे। ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे, जिससे हम क्या हो जाएंगे? उग्र हो जाएंगे। किसके खिलाफ हो जाएंगे? अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे, और हम क्या कर देंगे? क्रांति। वो सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।